हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी कि पीईटी में जो जीए वाला यानी कि जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक है जो 10 नंबर का जिससे क्वेश्चन आएगा उस क्रम में सिलेबस के हिसाब से हम लोग यह दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत से सटे पड़ोसी देश। अब पड़ोसी देश में भी यह तीसरे नंबर का ठीक है। पहले वीडियो में हमने पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और दूसरे वीडियो में भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल को निपटा दिया है। इस वाले में हम लोग चीन का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में चीन के बारे में फुल डिटेल से बात की जाएगी और इससे पीछे जितने वीडियो अपलोड हुए चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सबके बारे में पूरा फुल डिटेल्स मैप की सहायता से हमने बताया है। उम्मीद करते हैं आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हम लोग को बेसिकली पढ़ना है चीन के बारे में। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखिए पाकिस्तान के बारे में फुल डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ हम नहीं बताएंगे। ठीक है, देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जा करके डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा, म्यांमार के बारे में, ठीक है, भूटान के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है चीन के बारे में। ठीक है, तो चीन के बारे में क्या पढ़ा है, चीन तो क्या बोलें इसके बारे में। ठीक है, चीन के बारे में एक शायरी हो जाए। देखिए चीन ने तो दुनिया में कोरोना फैलाया और इसी का देन इसी के शहर से निकल के कोरोना चारों दिशा में फैला। तो इसके लिए एक शायरी है, तेरी गंदी हरकतें पड़ेंगी एक दिन तुझ पर ही भारी। चीन वालों से तेरी गंदी हरकतें जो कर रहा है तुम घूम घूम के, एक दिन पड़ेंगी तुझ पर ही भारी। महामारी लाने वाला तो खुद है, महामारी लाने वाला तू खुद है, लेकिन तू विश्व के लिए एक खुद है बीमारी। ठीक है, चाइना विश्व के लिए एक बीमारी के समान है। तो वही कह रहा है। देखिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए आज का टॉपिक है चाइना। तो चाइना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए चाइना की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, पहले बेसिक बातें यही सब एग्जाम में पूछ लेता कभी। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। और सबसे बड़ा नगर चाइना का पूछ ले तो संघाई। संघाई कहाँ पे, किनारे। अभी नक्शे में हम सब दिखाएंगे, पूरी डिटेल से दिखाएंगे, बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। और चाइना के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब, जिनकी आंखें पूरी खुलती नहीं है, शी जिनपिंग साहब। और यहाँ का प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है सबसे बड़ा, लेकिन सारे फैसला कौन लेता है, प्रधानमंत्री। हालांकि राष्ट्रपति साइन करता है, उसी तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति का पद बड़ा है। वहाँ कौन है, शी जिनपिंग है। और यहाँ की मुद्रा है रेन मिनबी। ठीक है, रेन मिनबी और युआन दोनों लिखा रहता है, लेकिन इसका गणित समझिए। देखिए जैसे हमारे यहाँ होता है रुपया और पैसा, तो रुपया पैसा का ही एक भाग है, 100 पैसे में 1 रुपया होता है। उसी तरह वहाँ होता है युआन। ठीक है, तो युआन रेन मिनबी का एक पार्ट है। तो इसकी मुद्रा वास्तव में क्या है, रेन मिनबी। ठीक है, युआन भी कहीं कहीं देता है। और इसकी भाषा है मंदारिन। ठीक है, मंदारिन यहाँ पर भाषा बोली जाती है। अब देखिए चाइना जो है, चाइना देखिए चाइना की भारत से बाउंड्री कई जगह यहाँ पर भी छूती है और इधर वाले पार्ट में अरुणाचल यानी कि इतने हिस्से में छूती है बाउंड्री। और इसकी बाउंड्री की टोटल लंबाई की बात करें तो 3488 किलोमीटर भारत के साथ लगती है इसकी बाउंड्री। ठीक है, अब देखिए आज चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना को हम लोग पहले कहते थे एशिया का मरीज। ठीक है, इसे एशिया का मरीज कहते थे। अब मरीज क्यों कहते थे, क्योंकि देखिए पहले चाइना की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या में तो अब भी बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या चाइना की सबसे ज़्यादा। अब प्लस यहाँ पर जो था ना कि उतना इंडस्ट्री हब नहीं था, उतना विकसित नहीं था, और ऊपर से जनसंख्या इतना ज़्यादा, इसीलिए चाइना को हम लोग कहते थे एशिया का मरीज। लेकिन इस समय एशिया का मरीज जो छोड़ो, एशिया का डॉक्टर बन बैठा है, एशिया का डॉक्टर बन बैठा है। मतलब विकासशील तो है ही, विकसित होता जा रहा है, और यहाँ से ही मतलब भारत से बहुत विकसित है, और इस समय सब चीज़ के मामले में लगभग पहले दूसरे नंबर पे रहता ही है। ठीक है, अब देखिए चाइना के बारे में एक एक पूरा इसको उधेड़ते हैं चाइना को। देखिए आपके सामने यह दिख रहा होगा चाइना का मैप। चाइना का जो यह वाला भाग है, ठीक है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं हान चाइना। कौन सा चाइना, हान चाइना। और इस वाले भाग में ही चाइना वाले रहते हैं ज़्यादातर लोग इसी भाग में रहते हैं, क्योंकि यह भाग समतलीय रहने योग्य। और बकिया जितना भाग है, ठीक है, हाई सब जितना भाग दिख रहा है ना, ये सब मतलब पर्वतीय पठारी भाग है, यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं। सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, यहीं हान चाइना में। यह समतली क्षेत्र है, और यहाँ के लोग अपने आप को इतना बड़का समझते हैं कि असली चाइना वासी लोग यही समझते हैं कि हम ही हैं असली चाइना वासी, और जगह से मतलब और जगह से थोड़ा भेदभाव के कहा जाता किया करते हैं। और देखिए उसके ऊपर जब आएंगे तो यह वाला पार्ट पड़ेगा तिब्बत का। ठीक है, देखिए तिब्बत यहाँ तक है। ठीक है, यह वाला भाग पड़ेगा तिब्बत का। देखिए तिब्बत पहले एक अलग देश था, लेकिन 1959 ईस्वी में, कब, 1959 ईस्वी में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। और यहाँ के जो सिख गुरु थे दलाई लामा भाग करके भारत में आए, भारत ने इनको शरण दिया, और धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं दलाई लामा। और यहाँ पर चाइना कब्जा करने के बाद यहाँ के लोगों को, ठीक है,
मान लीजिए किसी फैमिली में 4 लोग रहते थे, तो एक लोग को यहाँ उठाकर भेज दिया, एक लोग को यहाँ भेज दिया, एक लोग को यहाँ भेज दिया, मतलब इधर उधर भेज दिया ताकि लोग विरोध न करें कि हमारा राज्य क्यों कब्जा है, और अपने यहाँ से ला ला करके लोगों को यहाँ पर भर दिया। ठीक है, तो यही है चाइना की गणित। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर किया और यहाँ के लोगों को इधर उधर छिटका दिया, इधर किसी को इधर भेजा, किसी को उधर भेजा। अब देखिए तिब्बत के लोग ही तिब्बत के नहीं रह गए, ठीक है, इधर उधर के हो गए। अब देखिए 59 में कब्जा किया और दलाई लामा आकर भारत में शरण लिए, और भारत ने इनको शरण दिया, और इसी टीस में, ठीक है, कि चाइना हम भगाएं अगर दलाई लामा को, तो जाकर भारत वालों ने इनको शरण किए दिया। इसी टीस में और कुछ बहुत सारा रीजन था कि चाइना ने 1962 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। ठीक है, भारत चाइना युद्ध हुआ था ना 1962 ईस्वी में, जिसपे चाइना ने हमारा कश्मीर का अक्साई चीन वाला भाग कब्जा कर लिया है। ठीक है, उसके बारे में भी हमने डिटेल से वीडियो बनाया है, युद्धों की प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहाँ पर जाके आप सारे युद्धों को कवर कर सकते हैं यदि देखना चाहें तो। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब ये वाला भाग आता है चाइना का। देखिए चाइना का ये इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं शिनजियांग प्रांत। कौन सा प्रांत? शिनजियांग प्रांत। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, शिनजियांग प्रांत कहते हैं। और यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ मुसलमानों की अधिकता है, और यहाँ के मुसलमानों को ही कहा जाता है उइगर मुसलमान। कौन सा? उइगर मुसलमान। ठीक है, उइगर मुसलमान यहाँ के ही क्या कहा जाता है लोगों को। कई बार क्वेश्चन में पूछा कि उइगर मुसलमान या फिर उइगर जनजाति कहाँ पाई जाती थी? चीन के शिनजियांग प्रांत में। ठीक है, अब देखिए जो चाइना है यहाँ के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। क्या करता है? बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करता रहता है, और यहाँ के जो मौलाना हुए इन सब को मतलब प्रताड़ित करता रहता है। सबसे ज़्यादा अत्याचार कहाँ करता है? चाइना इसी भाग में करता है, और यहाँ पे मुस्लिमों को अधिकता है। ठीक है, उइगर मुसलमान यहीं पर रहते हैं। अब देखिए इस वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए यह वाला जो भाग है, कलर चेंज, देखिए इस वाले भाग को कहा जाता है कि इनर मंगोलिया। क्या कहते हैं? इनर मंगोलिया। अब इनर मंगोलिया ऊपर है मंगोलिया, अब मंगोलिया के नीचे, ठीक है, इस वाले भाग को कहा जाता है इनर मंगोलिया। इनर मंगोलिया में आते हैं, मंगोलिया के नीचे होता है और चाइना के ऊपर। और यहाँ पर देखिए यह पड़ता है उत्तरी ध्रुव में। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से थोड़ा नज़दीक ही है, तो यहाँ पर ठंडी की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, क्या पड़ता है? ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पे एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल। अब गोबी मरुस्थल अगर पूछ ले कैसा मरुस्थल है, तो ठंडा मरुस्थल, मरुस्थल या फिर रेगिस्तान है। ठीक है, गोबी मरुस्थल कैसा है? ठंडा है, और इस वाले स्थान को कहा जाता है इनर मंगोलिया। ठीक है, अब देखिए अब मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे ये है गोबी मरुस्थल। कई बार पूछा है गोबी मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल। कहाँ पर है? चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे स्थित है। अब देखिए एक प्रांत और यहाँ पर बचा, देखिए यह वाला क्षेत्र है। इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है मंचूरिया प्रदेश। ठीक है, अक्सर ठेले पे हमने देखा होगा, मार्केट में ठेले पे लिखा होगा मंचूरियन खाना, मंचूरियन एक प्लेट 15 रुपये का, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना। तो मंचूरिया कहाँ पर है? चाइना में। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं मंचूरिया प्रदेश। ठीक है, ये अभी काफ़ी विकसित है, यहाँ पर खेती वगैरह की जाती है, और मंचूरिया खाना यहीं का है। ठीक है, तो इतना हमने बताया। देखिए इस वाले को भाग को क्या कहते हैं? हान चाइना। यह वाला भाग है तिब्बत। 1959 ईस्वी में इस पर चाइना ने कब्जा कर लिया। यह वाला भाग को क्या कहा जाता है? शिनजियांग प्रांत। यहाँ के मुसलमानों को उइगर मुसलमान। और इस वाले भाग को कहा जाता है इनर मंगोलिया, और यह वाला भाग है मंचूरिया प्रदेश। ठीक है, तो इतना तो हमने चाइना के बारे में बताया। अब देखिए चाइना के एक एक शहर के बारे में देखते हैं। देखिए आइए यहाँ पर, शहर तो इसी में देखता है। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं फिर देखते हैं। बने रहिए वीडियो में, और यह वीडियो का क्रम नंबर देखिए चाइना के प्रमुख शहर, यहाँ पर एक शहर दिखेगा हांगकांग। कहाँ गया हांगकांग? इधर ही है ये हांगकांग, तो इसमें नहीं दिख रहा। देखिए पहले यहाँ पर देखते हैं हेनान। यह वाला जो भाग दिख रहा है, इस वाला यह एक छोटा सा द्वीप है, इस द्वीप का नाम है हेनान द्वीप। और यहाँ पर जो चाइना है अपने नौसेना का अड्डा रखा है। अब नौसेना का अड्डा क्या करता है? देखिए यहाँ पर साउथ चाइना सी है, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, तो यहाँ पर नौसेना के अड्डे से यहाँ पर साउथ चाइना सी में पूरी तरीके से अपना दबदबा रखता है। कोई भी देश तनिक से बोलता है तो पहुँच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे द्वीप हैं। देखिए यहाँ पर स्प्रिटले आइलैंड मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिख जा भाई, देखिए यहाँ पर देखिएगा पैरासेल आइलैंड, और यहीं पर ही स्प्रिटले आइलैंड। यह सब आइलैंड है फिलीपींस का, लेकिन चाइना अपना दावा ठोकता है कि नहीं यह हमारा ही है। ठीक है, चाइना हर जगह ही अपनी दादागिरी दिखाते हैं। देखिए हांगकांग जो दिखा रहे थे, यहाँ पर है हांगकांग। हांगकांग शहर वहाँ पर है, और यहाँ पर है हेनान। ठीक है, हेनान एक द्वीप है, यहाँ पर चीन ने अपना नौसेनी अड्डा बनाया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा बीजिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाइना का शहर है बीजिंग। बीजिंग में
चाइना की राजधानी है। और यहाँ ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो भारत ने अपना यहाँ पर एक सैन्य अड्डा ले रखा है, कहाँ पर, मंगोलिया में। तो मंगोलिया में एक सैन्य अड्डा ले रखा है। अगर मान लीजिए भविष्य में अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो यहाँ से इसको काउंटर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो हमने बीजिंग बताया, और देखिए यहाँ पर एक शहर दिखेगा मकाऊ। मकाऊ कहाँ गया, देखिए यहाँ पर दिखेगा मकाऊ, यहाँ पर है मकाऊ, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना मकाऊ। मकाऊ में पहले पुर्तगाल का अधिकार था। देखिए पुर्तगाल यूरोपीय कंट्री जितने भी थे घूम घूम के तो सभी देश में अपना कब्जा किए थे। एक इंग्लैंड वाला हो गया यानी कि ब्रिटेन वाला, वो अभी घूम घूम के भारत पाकिस्तान कहाँ कहाँ नहीं कब्जा किया था, अमेरिका तक कब्जा किया था। और यहाँ पर देखिए उसी समय यहाँ पर पुर्तगाल का अधिकार था, ठीक है। कहाँ पर, मकाऊ वाले प्रांत में पुर्तगाल का अधिकार था। और यहीं पर दिखिएगा हांगकांग। हांगकांग में देखिए, हांगकांग में ब्रिटिश का अधिकार था, ठीक है। ब्रिटिश का अधिकार था यहाँ पर। और ब्रिटिश से जब आज़ाद हुआ चाइना, यानी कि ब्रिटिश वाले जाने लगे, तो चाइना और ब्रिटिश में एक डील हुआ था कि जो यह पर हांगकांग शहर दिख रहा है ना, हांगकांग शहर पहले ब्रिटिश का अधिकार था, लेकिन चाइना से समझौते के उपरांत 50 साल के लिए इसे ब्रिटिश ने अपने पास ही रखा था। किसको, हांगकांग शहर को। और लेकिन समझौते के बाद चीन ने अपनी मनमानी शुरू कर दी और यहाँ पर हांगकांग पर अपना दबदबा, यानी कि यहाँ के लोगों को सताने लगा, इस पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा, मतलब ऐसा कुछ करने लगा वहाँ भगाने के लिए। तो क्या किए, 1997 में जो अंग्रेज़ थे यहाँ पर हांगकांग पे, यह सब हांगकांग छोड़ करके भाग गए कहाँ पर, यूएई में, ठीक है। यूएई का नक्शा यहाँ पर नहीं दिखेगा, यूएई में चले गए, जिससे हांगकांग में बहुत सारी कंपनियाँ थी। हांगकांग बहुत विकसित शहर था, अब भी है, लेकिन जितनी भी कंपनियाँ थी ब्रिटेन वाली सब भाग गई यूएई में। तो यूएई का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, ठीक है। कब कैसे हुआ, यहाँ से सारी कंपनियाँ जितनी भी ब्रिटेन की थी भाग गई यूएई। जब चाइना इस पर 1997 में कब्जा करने लगा तो यहाँ से सारी कंपनियाँ उठ के चल दी यूएई में, और यूएई बहुत तेज़ी विकसित हुआ, ठीक है। अब देखते हैं और चाइना के बारे में। देखिए चाइना, आप लोग के मन में ख्याल आता होगा कि चाइना इतना विकसित कैसे हो गया, इतना विकसित क्यों है। तो देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। देखिए क्यों कारण है कि चाइना आगे क्यों है हमसे, इसके पीछे चाइना हमसे डेवलप क्यों है, इसके पीछे कई कारण। देखिए जितनी भी कंपनियां आती हैं चाइना में, विदेश से जितनी भी कंपनियां आती हैं चाइना में, तो चाइना क्या करता है, आने वाली कंपनियों से एक तो सबसे मतलब टैक्स बहुत कम लेता है, 10% 5% ऐसे टैक्स लेता है। और यही भारत में आ जाएंगे तो 25% 30% ऐसे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए जितनी भी बाहरी कंपनियां हैं वह चाइना में आकर्षित होती हैं। और जब कंपनियां आकर्षित होंगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, देश डेवलप होगा, ठीक है। और दूसरा कारण है, चाइना में मजदूर बहुत सस्ते मिलते हैं। जितनी भी कंपनियां आती हैं या जितनी कंपनियां हैं बाहरी से आती हैं, तो चाइना कहता है आइए हमारे यहाँ, हम आपको बहुत सस्ता मजदूर देंगे। भारत में 300-400 मजदूरी है, तो यहाँ पर उस हिसाब से 200-150 रुपये में मजदूर मिल जाते हैं। और मजदूर ऐसे मिलते हैं कि टाइम के एकदम पक्के हैं। मान लीजिए 9 बजे आना हो तो 9 बजे तक आकर खड़े हो जाएंगे, और अपने यहाँ 10 बजे आने का टाइम है तो आएंगे 10:30 बजे, आधी घंटा रगड़ेंगे खैनी का, वो यादव साहब का हलवा, ठीक है। इसी पहले खैनी रगड़ के आधी घंटा बिताएंगे। यही कारण है कि भारत थोड़ा पिछड़ा हुआ है। और यहाँ पर मजदूर होते हैं एकदम टाइम के पक्के, और टाइम से आएंगे टाइम से जाएंगे। और तनिक भी टिन फिन करेंगे तो चाइना उनको हटा देता है डिस्प्ले से, मतलब वहाँ से रिप्लेस कर देता है उनको। और तीसरी बात, जितनी भी कंपनियाँ आती हैं चाइना उनको देता है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और इसी के साथ बेहतर सुविधा देता है उनको जाने के लिए, रोड, ठीक है, और अलग से रोड देता है, ओवरब्रिज, मतलब ऐसे ही यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को चाइना बहुत बेहतरीन बनाया है, जिससे यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं। और देखते देखते चाइना इंडस्ट्रियल हब हो चुका है। इंडस्ट्रियल हब होने के नाते यहाँ पर कंपनियाँ आती हैं और चाइना विकसित होते जाता है, ठीक है। यही कारण है कि चाइना इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहा है और विकसित है। अब देखिए चाइना में बहुत सारी नदियाँ भी हैं। अब नदियाँ कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं, चाइना की नदियों को। देखिए यह वाला जो प्रांत है ये तिब्बत कहलाता है, और तिब्बत से ही निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह वाला जो देश दिख रहा है यहाँ पर, इधर भारत है, ठीक है, यह वाला भारत है, ठीक है, इधर। तो तिब्बत से निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ। अब बहुत सारी नदियों में कौन कौन सी नदी, देखिए यहाँ से एक निकल जाती है सिंधु नदी, जाकर के पाकिस्तान में गिरती है। और नीचे से एक निकल जाती है सतलज नदी, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर एक निकलती है इधर जो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, भारत में आकर के बांग्लादेश में क्या आकर के गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर देखिए एक नदी यहाँ से जा रही है, हांगो नदी,
जिसे पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है। चीन का शोक भी कहते हैं पीली नदी। अब नदी पीली क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है मतलब नदी के आसपास वाली पीली मिट्टी है, और नदी जब बाढ़ की तरीके से बहा कर जाती है ना, तो सारी मिट्टियों को खरगोश कर मतलब बहा कर अपने साथ लेते जाती है, और वहाँ का जो नदियों में बहता हुआ जल है पीला दिखता है, इसीलिए कहते हैं पीली नदी। अब देखिए दूसरी नदी यहाँ पर जा रही है यांगत्से कियांग नदी, ठीक है। ये चाइना के साथ साथ पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांगत्से कियांग नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एक नदी यहाँ से जाती है मेकांग नदी, ठीक है, मेकांग नदी। मेकांग नदी कहाँ से? थाईलैंड लाओस में होते हुए गिर जाती है अभी बंगाल की खाड़ी साइड, ठीक है। तो इतनी सारी नदियाँ चाइना से निकलती हैं, और चाइना सब पर बांध बना के रखा है। देखिए चाइना की सब नदियों पर बांध बना के रखा है, और बांध बनाने से बेहतर चाइना को पानी मिल जाता है, और धमकी भी देता रहता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम अपनी नदी का पानी मोड़ लेंगे। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी पर भी बांध बना कर रखा है, और इस नदी को मोड़ना चाहता है अपने ईस्ट वाले प्रांत में, क्योंकि इसका ये वाला प्रांत सूखा है। तो नदियों पर बांध बना कर रखा है, यह भी एक चाइना के लिए प्लस पॉइंट है कि सभी नदियाँ इसी के देश से होकर गुजरती हैं। अब देखिए हमने इतना तो बताया। अब देखिए चाइना के बारे में। चाइना का जो अधिकतर भाग है ना वह पठारी है। चाइना में अगर आप सोचेंगे कि चाइना इतना बड़ा है, सब लोग खूब रहते होंगे, तो घंटा खूब रहते हैं। देखिए चाइना में इतना दूर रहा जाता है, मतलब जनसंख्या को देखा जाए तो इसी एरिए में जनसंख्या ज़्यादातर निवास करती है। क्यों? क्योंकि यही वाला क्षेत्र रहने योग्य है, समतल है, प्लस इधर पठार पर्वत नहीं है। जितने भी पठार पर्वत हैं यहाँ पर इस साइड में है, तिब्बत में है, और यहाँ पर सिजियांग प्रांत में है, ठीक है। इन सब भाग में पर्वतीय पठारी है, और ये वाला रेगिस्तानी है। तो रहने योग्य कुल मिला जुला कर कौन सा भाग है? तो यही भाग है रहने योग्य। 15 से 20% चाइना का भाग रहने योग्य है। और ठीक है, और चाइना को हमने बताया यहाँ पर 2 आइलैंड है, स्प्रिटले और पैरासेल, फिलीपींस के हैं, लेकिन इस पर चाइना अपना दावा ठोकता है। और दावा ठोकने के साथ साथ पूरे साउथ चाइना सी यानी कि दक्षिण चाइना सी को कहता है हमारा है, हम ले कर रहेंगे, हालांकि इसका है कुछ नहीं। अब देखिए चाइना को पता है क्या कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है चीन का मतलब चाइना का यह जो संघाई वाला क्षेत्र है, इसे कहा जाता है एशिया का मैनचेस्टर, यानी कि चीन का मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर देखिए, मैनचेस्टर मतलब क्या होता है? मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का शहर है, और उस शहर में जो है कपड़ों का मतलब कपड़ा के क्षेत्र में बहुत तेज अग्रणी है। तो जहाँ भी होते हैं उसे मैनचेस्टर कह दिया जाता है। तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई कहा जाता है, ठीक है। और शंघाई में ही है एससीओ का एससीओ का नहीं, एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। और एससीओ का नहीं, एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में। और एससीओ का यानी कि शंघाई कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में, ठीक है। यहाँ पर शंघाई आ रहा है तो इसका मतलब नहीं कि इसका मुख्यालय शंघाई में नहीं, इसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक है। और देखिए चाइना के बारे में एक रोचक कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह बात है प्राचीन काल के समय की। प्राचीन काल मतलब जब भारत में कनिष्क, यह है भारत में जब कनिष्क का शासन हुआ करता था, और उस समय चाइना का जो व्यापार है यह वाला चाइना का रेशम रूट यानी कि रेशम रूट कहा जाता है। चाइना यहाँ से रेशम यूरोप के देशों को बेचता था, प्लस एशिया के देशों को भी अपना रेशम बेचता था। उस समय भारत में कनिष्क का शासन था, और कनिष्क जो थे भारत के पूरी तरीके से शासक थे। और कनिष्क की एक रानी थी, उनको रेशम का कपड़ा बहुत भाता था। किसी तरीके से वह रेशम का एक बार कपड़ा पा गई थी, और कनिष्क से कहीं कि हमको यही कपड़ा चाहिए, आप हमको ला करके यानी कि रेशम हमको दीजिए, रेशम बनाने की टेक्निक सिखाइए। और कनिष्क का भी मन किया रेशम सीखने की टेक्निक क्यों, तो कनिष्क ने क्या किया, यहाँ से जो चाइना व्यापार करता था रेशम रूट से, रेशम मार्ग से, यहाँ के निवासियों को मतलब यहाँ जो रेशम ले जा रहे थे उनको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा कि हमको रेशम बनाने की टेक्निक बताओ। लेकिन वह सब माने नहीं, कहे हम तुमको नहीं बताएंगे, भागो इधर से, हम तुमको नहीं बनाएंगे। और कनिष्क तो ठहरा, कनिष्क पूरे भारतवर्ष का साम्राज्य मतलब सम्राट था, ठीक है। तो उसको बताने से इनकार कर दिया, और कनिष्क ने क्या किया, इस जो रूट से जाते थे अपना चीन व्यापार करने, पकड़ लिया, और पकड़ करके बड़ी मार मारा, बांस मारा। कहा बोलो हमको सिखाओगे कि नहीं। तो रेशम बनाने की प्रक्रिया यानी कि रेशम कैसे बनता है, मतलब पहले कहाँ बनता था? चीन में। लेकिन चीन से ही भारत में टेक्नोलॉजी आई, मतलब चीन के निवासियों ने यानी कि भारत में रेशम बनाने की तकनीक किसने लाया? कनिष्क ने। कहाँ से सीखा? रेशम जो मार गए यहाँ से जाने वाले व्यापारियों से, ठीक है। तो लेकिन इस समय जो भारत में 4 किस्म का
रेशम उगाया जाता है। पूरे विश्व में भारत इकलौता एक ऐसा देश है कि जो चारों किस्म की रेशम उत्पन्न करता है। हालांकि रेशम पहली बार कहाँ उत्पन्न किया गया था? चीन में, लेकिन चीन में भी चारों प्रकार का रेशम नहीं बनाया जाता है। भारत ने यहाँ से रेशम बनाने की पद्धति सीखी, रेशम से कपड़े बनाने की, और आज तो विश्व में नंबर 1 है, यानी कि चारों प्रकार की रेशम भारत बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। देखिए, चीन के बारे में तो हमने पूरी डिटेल से पढ़ा। चीन की राजधानी बीजिंग, बड़ा सागर शंघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा रेनमिनबी या फिर युआन, भाषा मंडारिन। ठीक है, और यह सब बातें हमने चीन को बताया था, चीन के बारे में बताया था। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर चीन की जो कि यूरोप से जोड़ती थी, किसने अधिकार कर लिया था? कनिष्क ने। कई बार यह पूछा है। और चीन में देखा जाए टोटल कितने प्रांत हैं? जैसे भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, उस तरीके से चीन में देखा जाए टोटल 23 प्रांत हैं। ठीक है, और चीन में ही लोयस का मैदान है। लोयस मतलब क्या होता है? जैसे लोयस का पठार यदि पूछ ले कहाँ पर है? चीन में है। ठीक है, लोयस का पठार कहाँ पर है? चीन में है। और चाइना की कृषि की बात करें तो चाइना कृषि में लगभग 4,000 सालों से कृषि जानता है, यानी कि चाइना में कृषि लगभग 4,000 सालों से होती है। इसीलिए चाइना को 40 शताब्दियों के कृषकों का देश कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा है कि 40 शताब्दियों के कृषकों का देश किसे कहा जाता है? तो चाइना को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4,000 सालों से कृषि की जाती है। और इसका हमने बताया कि 15% भाग ही मैदानी है। और यहाँ पर है एक टकला मकान मरुस्थल। देखिए, कई नाम इसका है, कहीं कहीं दे देता है टकला मकान, कहीं कहीं देता है टकला माकन मरुस्थल। कहाँ पर है? तो चीन में है। और हमने बताया यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? मंगोलिया। अरे मंगोलिया करें कि यहाँ पर गोबी मरुस्थल है। ठीक है, और हेनान द्वीप के बारे में बता दिया। इस तरीके से हमने लगभग चीन के बारे में अधिकतर बात को कंप्लीट कर दिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आएगा तो करिए कुछ नहीं, आप सभी वीडियो देख लीजिए इसके पहले जितने भी थे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा करके दूसरों तक शेयर कर दीजिए दबा कर। ठीक है, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा ले सकें। और इसी के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और भी बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में लगे हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब यह जो भारत से पड़ोसी देश से यह वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, इसके बाद आएगा मुद्रा, करेंसी वगैरह, राजधानी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी जितने भी टॉपिक हैं मतलब जितने भी सिलेबस का हिस्सा है सभी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।